वेलकम टू एनटीटी डे 72। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज 447 से 456 तक करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोक्रेटिक मेथड, यानी सुकरात। सुकरात का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस कैरेक्टर हैं ये। तो सुकरात का जो मेथड था टीचिंग का, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। ठीक है, सोक्रेटिक मेथड और सुकृत की विधि क्या थी। सुक्राती विधि उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा सार्वभौम सत्य, सार्वभौमिक सत्य मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी पूरी दुनिया, यूनिवर्स जिसे जानती है, द ट्रूथ विच इज नोन बाय द यूनिवर्स। सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ की परख तथा अव्यवस्थित, अव्यवस्थित मीन्स अनसिस्टमेटिक नॉलेज, अव्यवस्थित ज्ञान मतलब अनसिस्टमेटिक नॉलेज को सिस्टमेटिक करने के लिए केवल प्रश्नों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि सुकरात जो थे वो प्रश्न करने को सबसे इम्पोर्टेंट मानते थे किसी भी चीज की शिक्षा देने के लिए। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि और जो कि अव्यवस्थित जो ज्ञान है, अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक करने के लिए क्वेश्चनिंग को सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने मेथड में महत्व दिया। इसी को ही सुक्रट मेथड कहा जाता है। इस मेथड को प्रतिपादित करने का श्रेय एथेंस आपको पता होगा, रोम का एक शहर था एथेंस। वहाँ पे ये प्रसिद्ध जो दर्शन शास्त्री या फिलोसोफर कह सकते हैं सोक्रेट्स या सुकरात का जन्म हुआ था। तो सुकरात को ही जाता है इस सुकरात मेथड या क्वेश्चनिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने का। यह लोगों के अव्यवस्थित ज्ञान को यानी अनसिस्टमेटिक नॉलेज को सिस्टमेटिक करना चाहते थे। उक्त देशों को प्राप्त करने, नॉट देशों को, यहाँ पे उद्देश्य होगा। ठीक है, उक्त उद्देश्य को यानी जो सिस्टमेटिक ज्ञान देना चाहते थे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुकरात ने क्वेश्चनिंग मेथड को यानी क्वेश्चन पूछना और आंसर करना, क्वेश्चन से क्वेश्चन मेथड को जो इंट्रोड्यूस किया, इसी को ही सुकृत मेथड के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, सुकृत विधि की कार्य प्रणाली यानी किस तरह से कार्य करती है ये मेथड। सुकृत का विश्वास था कि स्वस्थ यानी हेल्दी, स्वस्थ मीन्स फिजिकली हेल्दी ही नहीं, एक जैसे हेल्दी और वैज्ञानिक शिक्षण यानी प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और हेल्दी एजुकेशन देना, इसके 3 लक्ष्य हो सकते हैं। पहला है प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग, दूसरा आता है, पहला तो क्वेश्चनिंग हो गया, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसको डिस्कस करते हुए जो हमें पता नहीं होता उसके बारे में पढ़ना। और थर्ड है स्वशिक्षण यानी अपने आप को शिक्षा देना, शिक्षित करना। स्वशिक्षण को एक्सप्लेन किया है, देखिए क्वेश्चनिंग हम जानते हैं, क्वेश्चन कर करके किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। दूसरा जो हमें पता है वो डिस्कस करते हुए जो नहीं पता है उसके बारे में पढ़ना। इसके बाद है स्वशिक्षण, अपने आप को शिक्षित करना। सुकरात के पास जब कोई जिज्ञासु यानी जिसके पास कोई प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये बहुत फेमस दार्शनिक थे, लोग इनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, तो कोई जिज्ञासु किसी शंका को लेकर जब भी जाता था उनके पास, तो ये उनके मन की धारणा को यानी जो भी उनके अंदर प्रश्न होता था उनको प्रश्नों के थ्रू पूछते थे और समझ लेते थे। वो कैसा प्रश्न पूछ रहा है उसी के थ्रू वो समझ जाते थे कि इसके अंदर किस तरह का क्या चल रहा है, अभी क्या इमोशन चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्नों के द्वारा ही उनकी रुचि और जिज्ञासा को उचित मार्ग की ओर ले जाते थे। यानी जैसे उन्होंने कुछ पूछा है सामने वाले ने, तो उसके एकदम से उनको उसको आंसर ना देकर अपने छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू वो उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते थे जहां जिससे कि उसको सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, सही दिशा की ओर ले जाते थे। जिससे स्वशिक्षण यानी अपने आप को शिक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्वशिक्षण कहते हैं। स्वशिक्षण द्वारा उसे सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, यानी जब आप कोई चीज पूछ रहे हैं,
ठीक है। सामने वाला जब उसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर देते देते ही आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये वो तरीका अपनाते थे सुकरात, ताकि लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसी को ही सोक्राट मेथड या सुकरात की विधि कहा जाता है। अब आते हैं सुकृति की विधि के मुख्य सोपान या स्टेप क्या है। सबसे पहला, प्रश्न निर्मित करना। इस स्टेप में बालक के मानसिक स्तर यानी उसकी मेंटल एबिलिटी, पूर्व ज्ञान यानी बच्चे को कितना ज्ञान है, और इंटरेस्ट के अनुसार प्रश्न क्वेश्चंस निर्मित किए जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में प्लांट वाला एग्जांपल देके आपको बताया था, यानी कहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करना है उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना, ठीक है। सेकेंड, प्रश्नों की व्यवस्था। इस स्टेप के अंतर्गत प्रश्नों की उचित व्यवस्था की जाती है। उचित व्यवस्था की जाती है मीन्स प्रश्नों को कब कहाँ किस टाइम पे पूछना है, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हमने पढ़ा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है ना। आप एकदम से जो चीज पता ही नहीं है वही उसको अगर पूछ दोगे तो उसको फिर कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा टॉपिक को डिस्कस करने का। थर्ड है प्रश्नों और उत्तरों की क्रमिक श्रृंखला तैयार करना, यानी इस क्वेश्चन के बाद इसका ये आंसर है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको रेडी करके रखना है, आपके पास रेडी होना चाहिए। इस स्टेप में बालक के मानसिक विकास को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न और उत्तर की ऐसी सीरीज बनाई जाती है जिसके द्वारा बालक की रुचि और जिज्ञासा यानी उसका इंटरेस्ट भी और उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है आगे जानने की, उसको जागृत करके सही ज्ञान यानी जो करेक्ट चीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तथा आत्मज्ञान कराया जा सके। यानी बच्चे को आत्मज्ञान हो, बच्चे को स्वतः समझ में आ जाए कि हाँ ये इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम आएंगे सोक्रेट्स जो मेथड है उसके गुण क्या है। सबसे पहला, सोक्रेट्स मेथड में बालक की रुचि यानी उसका इंटरेस्ट और उसके मानसिक स्तर यानी उसका जो मेंटल लेवल है और उसकी बौद्धिक परिपक्वता यानी वो मेंटली उसका जो कितना परिपक्व है, कितना मैच्योर है, उसको जो है वो ध्यान में रखा जाता है। फिर है, इस विधि में बालक मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस उनसे क्वेश्चन आंसर जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है उनके साथ। थर्ड, सुकरात विधि द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अपना ही लगता है, बाहर से थोपा हुआ नहीं। यानी क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दे दे के उस चीज को सीखा है, इसलिए बच्चे को ये फील होता है कि नहीं मुझे ये चीज आती है ना, मेरा अपना ज्ञान है, ये बाहर से किसी ने जबरदस्ती थोप कर मुझे ये चीज नहीं सिखाया है, ठीक है। अब हम आते हैं सुकरात विधि के दो लक्षणों पर, यानी इसका ओवरऑल क्या वो है देखिएगा इम्पैक्ट है। पहला है, सुकराट्स मेथड के द्वारा बालकों से ऐतिहासिक और भौगोलिक चीजों के, ऐतिहासिक यानी उनको पहले से जो ज्ञात है, भौगोलिक यानी आसपास के नेचर से रिलेटेड, इन सब चीजों के बारे में उसमें डिस्कस होता था है, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। लेकिन दूसरा इसका लक्षण यह है कि इस विधि में बालकों को व्यर्थ के प्रश्न पूछने की गलत आदत भी पड़ जाती है। कई बच्चे आप देखते होंगे क्लास के अंदर में, है ना, आप क्वेश्चन पूछो बोलते हैं तो कुछ बच्चे तो इतने ब्लंट होते हैं कि कुछ भी पूछ देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है इसमें। सोक्रेट्स विधि बालकों को नवीन ज्ञान को बताने में तो सहायक है, यानी बच्चों को नए नए ज्ञान देने में तो आवश्यक है, सहायक हो सकती हैं, लेकिन इसे शिक्षण की एकमात्र विधि नहीं कहा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि सारे टीचर्स को इसी विधि से ही, यही क्वेश्चन विधि से ही पढ़ा सकते हैं तभी बच्चा जाके आगे प्रोग्रेस करेगा और सीखेगा, किसी और विधि से नहीं पढ़ाना चाहिए, ये हम नहीं बोल सकते, है ना।
इसके बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जिसमें शॉर्ट नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक के बाद एक हम शॉर्ट नोट्स इसमें करते जाएंगे। सबसे पहला डाल्टन पद्धति के दोष, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये रिपीटेड है, देखिएगा मैं रीड कर रही हूँ, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, विशेषीकरण पर बल। विशेषीकरण मीन्स होता है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन समझते होंगे आप, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक पर अच्छी पकड़ रखना। डाल्टन पद्धति स्पेशलाइजेशन पर बल देती है। दूसरा, विशेषीकरण पर बल। विशेषीकरण मतलब विशेष, जैसे स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा वही है विशेषीकरण। डाल्टन पद्धति विशेषीकरण पर बल देती है। छोटी आयु के बालकों को विशेषीकरण के लिए बाध्य कर, नहीं ये सॉरी, ये विशेषीकरण जो है ये स्पेशलाइजेशन इसी का ही कंटिन्यूएशन में है, ये सेकंड पॉइंट नहीं है, ये फर्स्ट का ही है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। छोटी आयु के बच्चों को आप कैसे किसी टॉपिक में मास्टर बना सकते हो, है ना, ये उनको स्पेशलाइजेशन के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। तो छोटी आयु के बालकों को विशेषीकरण के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि स्पेशलाइजेशन से उनके व्यक्तित्व का विकास न होकर केवल एकांकी विकास ही रह जाता है। अगर किसी चीज पर, टॉपिक पर मास्टर, यानी कि बिल्कुल आप उनको बोलोगे कि ये चीज आपको पता ही होना चाहिए, तो फिर बच्चा उस चीज को एंजॉय कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इससे उनका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगा, बल्कि वो एकदम डर के मारे और क्योंकि करना ही है इसलिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक उस चीजों पर पर्टिकुलर हो जाएंगे, उनको उतना अब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या फिर जबरदस्ती करेंगे उस काम को, यानी उसको थोपा हुआ आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्णतया बौद्धिक। बौद्धिक मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, है ना, पूर्णतया इंटेलेक्चुअल। डाल्टन पद्धति क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आवश्यक बल देते हैं। हमने पढ़ा है कि इसमें क्रिया द्वारा यानी एक्टिविटी के थ्रू सीखना है, परंतु इसके द्वारा बालकों की केवल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को ही प्रोत्साहित किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा बौद्धिक विकास तो किसी सीमा तक अवश्य हो जाता है, लेकिन ये सामाजिक दृष्टि से अविकसित ही रह जाते हैं। यानी जो क्रिया कर करके सीखते हैं, इससे बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हो जाता है, लेकिन अगर सोशल डेवलपमेंट देखें तो उस हिसाब से उनमें उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। थर्ड है, व्यक्तिगत शिक्षा की समस्या का समाधान भी पूर्ण नहीं। व्यक्तिगत शिक्षा जिसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, डाल्टन पद्धति के से प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से साल भर का ठेका जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जो सिलेबस जिसे कह सकते हैं आप, उसे तो अवश्य दे दिया जाता है, पर सभी बालकों को एक ही प्रकार के सिलेबस जो है वो दिए जाते हैं और करने को बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये अपनी रुचियों का गला घोट के, यानी वो अपनी इंटरेस्ट से उन चीजों को नहीं कर पाते, और एक ही विधि से पूरा सिलेबस जो है, जो सभी कोई करते हैं जिस काम को, वो बच्चा भी वही काम करता है। ठीक है, इससे समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं होता। डी जो है नेक्स्ट जो है, लिखित कार्य पर अधिक बल, यानी कि डाल्टन पद्धति में जो वर्बल जो वर्क है उसकी अपेक्षा राइटिंग वर्क पे, रिटन जो है उस पर अधिक बल दिया जाता है। इससे बालकों को लिखने का अभ्यास तो अच्छा हो जाता है, लेकिन मौखिक जो है, जो वर्बल जो होता है, जो पर्सनली जो वर्बली बोलने का जो की समस्या होती है, वो उसका समाधान नहीं होता, यानी बच्चों में वो झिझक जो है वो रह जाती है। अब सेकंड जो शॉर्ट नोट लिखना है वो है खेल और कार्य में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क। ये टॉपिक जो है वो बहुत पहले एक बार और कर चुके हैं हम। खेल की प्रवृत्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि खेल और कार्य में अंतर को समझ लिया जाए। ठीक है, एक्टिविटी और खेल जो होता है, स्पोर्ट्स, और कार्य यानी जो एक्टिविटी आप दे रहे हैं उसमें अंतर है। ठीक है, पहला उद्देश्य का क्या अंतर है, देखिए, खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, खेल का उद्देश्य सिर्फ खेल होता है, यानी खेल खेलने में, स्पोर्ट्स खेलने में बच्चों के सामने कोई उद्देश्य नहीं होता, वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट के साथ, उनका उद्देश्य सिर्फ होता है खेल खेलना। इसके विपरीत ड्रीवर महोदय के अनुसार, ड्रीवर एक एजुकेशनिस्ट थे, उनके अनुसार कार्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी एक्टिविटी जब हम देते हैं किसी को तो उसका एक उद्देश्य होता है।
इस प्रकार उद्देश्य के अनुसार कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी-कभी जो खेल है, खेल भी मत बन जाता है। मत मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं आप, जैसे अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना सजेशन कह सकते हैं, अपना इंटरेस्ट कह सकते हैं, या अपना जैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? तो कभी-कभी खेल के थ्रू भी बच्चा किसी चीज़ को अपना लेता है। जैसे वाक्य प्रतियोगिता में शील्ड को जीतना, है ना? वाक्य प्रतियोगिता यानी कोई जो डिबेट या कोई किसी तरह की अगर प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें शील्ड जीतना। ऐसे उद्देश्य कार्यों के उद्देश्य से भिन्न होते हैं। कार्य का अपना उद्देश्य होता है, खेल का अपना उद्देश्य होता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स अगर शील्ड के लिए हो रहा है ना? तो वो उसमें एक उद्देश्य होता है, लेकिन फिर भी बच्चा उसको किस चीज़ से करता है? इच्छा से करता है। इन उद्देश्यों द्वारा बालक को खेलते-खेलते आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है, ठीक है? यानी खेल वो खेल तो रहा है, जैसे उद्देश्य कहा जाता है, खेल में कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जब कोई प्रतियोगिता होती है, कॉम्पिटिशन होता है, तब तो एक उद्देश्य होता है, लेकिन इससे बच्चा खेल-खेल में सीख भी बहुत कुछ जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम। खेल में फ्रीडम का होना परम आवश्यक है। बिना फ्रीडम के कोई भी खेल खेला नहीं जा सकता। पर कार्य में, किसी भी एक्टिविटी में फ्रीडम नहीं होती, कार्य तो करना ही पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्लेजर, सुख या आनंद। खेल की क्रिया आनंद प्रदान करती है। जब खेल समाप्त हो जाता है तो आनंद भी समाप्त हो जाता है, पर कार्य के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती। कार्य के आनंद का अनुभव केवल उसी समय होता है जब कार्य करने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है ना? एक्टिविटी जब कोई करा रहा है किसी से, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर रहा हो, इंजॉय कर रहा हो। हाँ, अगर उस एक्टिविटी का फाइनल रिजल्ट जब मिल जाता है, तब बच्चे को आनंद प्राप्त हो सकता है। खेल और कार्य के उपर्युक्त अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि खेल का उद्देश्य केवल केवल खेल ही होता है। इसमें बालक स्वाभाविकता से यानी नेचुरली और फ्रीडम के साथ से आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रत्येक कार्य और पाठ्यक्रम के सभी विषयों का संबंध किसी न किसी खेल के साथ स्थापित कर दें। इससे स्टडी में जो एक सीरियसनेस होता है ना, एकदम गंभीर होकर जो बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना ही है, टेंशन में आ जाते हैं, वो गंभीरता कम हो जाएगी और बालक कठिन बातों को भी खेलते-खेलते सफलतापूर्वक सीख जाएंगे। संक्षेप में अगर कहें तो खेल के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चिल्ड्रंस हाउस, ठीक है? नेक्स्ट शॉर्ट नोट है चिल्ड्रंस हाउस। मारिया मॉन्टेसरी ने अपने स्कूल को चिल्ड्रन हाउस के नाम से या बाल घर की संज्ञा दी, ठीक है? इसके कारण ही बाल घर में बालकों के सामने घर जैसे वातावरण प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं। चिल्ड्रंस हाउस या बाल घर। पहला है बिल्डिंग। चिल्ड्रंस हाउस में एक से एक बड़े कमरे कमरे होते हैं और उनमें अनेक, एक से बड़ा कमरा होता है और उनमें अनेक छोटे-छोटे कमरे होते हैं। मीन्स बहुत सारे कमरे हो सकते हैं। बड़े कमरे में नीचे और छोटे-छोटे संदूकों में शिक्षा यंत्र रखे रहते हैं, यानी कि बड़ा एक कमरा होता है, वहाँ पे शिक्षा के लिए जो टीचिंग एड्स होती हैं वो सब रखी रहती हैं। इन बॉक्सों में या इन टीचिंग एड्स में बालक अपनी इच्छानुसार जो चीज़ें हैं उसको निकाल कर उससे खेलते हैं, ठीक है? और उनके साथ हुए पर्याप्त जो ज्ञान उनसे लेते हैं। वो सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म कर दिया है, तो समझ लीजिए कि बॉक्सेस में से अपने इच्छानुसार चीज़ें निकाल कर बच्चे उससे खेलते हैं और खेल-खेल में सीखते हैं। दूसरा होता है उसमें उद्यान या गार्डन। बाल घर में एक ऐसा खुला मैदान या होता है जिसमें छोटा सा बगीचा होता है। इस बगीचे में बालक अपनी इच्छानुसार फ्रीली प्राकृतिक सौंदर्य देख सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं, ठीक है? थर्ड है साज सज्जा या डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन आप कह सकते हैं। चिल्ड्रंस हाउस में प्रत्येक बच्चे के लिए मंजन ब्रश कर, क्योंकि वहाँ पे खेल-खेल में सब कुछ सिखाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है? तो किस तरह हर चीज़ वहाँ पे, जैसे वर्ब्स और एक्शंस जो सिखाते हैं, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं। मंजन, साबुन, तेल, कंघा, तौलिया, शीशा, बूट पॉलिश यानी जो शू पॉलिश होता है वो, कैंची, सुई धागा, भोजन, बर्तन, गेंद, बल्ला, फुटबॉल, गाने बजाने का सामान, वेइंग मशीन या स्केल और शैक्षिक यंत्र यानी जो टीचिंग एड्स, ये सभी घरेलू और शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था होती है।
संक्षिप्त रूप से अगर ब्रीफली देखें तो चिल्ड्रंस होम में सभी बच्चे प्रत्येक कार्य को अपने आप फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। इससे उनमें स्फूर्ति और क्रियाशीलता यानी बच्चे एक्टिव होते हैं उत्पन्न हुए। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता यानी आत्मनिर्भरता यानी अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं। अपने ऊपर बिलीव होता है तभी वो उस काम को कर पाते हैं। ठीक है, वहां पे फ्री होते हैं वो हर काम को करने के लिए। स्वावलंबन यानी अपना काम स्वयं करना, ये सब गुण जो है वो बच्चे वहां पर अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ शॉर्ट नोट आता है संप्रेषण तकनीक यानी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, एक से दूसरे में अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए टेक्निक का सहारा लिया जाता है। इसमें सबसे पहला है ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन देने वाला और लेने वाला आमने सामने वर्बली बोलकर एक दूसरे से बोलकर हम जो आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। आपसी बातचीत यानी अगर एग्जांपल ले तो वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण आपस में जो बातचीत होती है उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सेकंड है लिखित यानी रिटन कम्युनिकेशन। जब किसी भी विषय को पत्र यानी लेटर या ग्राफ या कोई इमेज या डायग्राम आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक श्याम पट्ट या जिसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का महत्व और उसके लाभ। ब्लैक बोर्ड आधुनिक शिक्षा का सबसे सस्ता उपकरण है। प्राचीन युग में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग केवल मैथ्स पढ़ाने के लिए ही किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में इसका महत्व अधिक बढ़ गया है। अब सिलेबस का कोई भी विषय बिना ब्लैक बोर्ड की सहायता से सरलता पूर्वक पढ़ाना संभव नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभी के जनरेशन में ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड ने रिप्लेस कर लिया है। अब हम पेन से और उससे स्टाइलस वगैरह से व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं, बाकी है तो वो ब्लैक बोर्ड का ही एक एडवांस्ड रूप। ठीक है, और अब हर सब्जेक्ट के टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों ने यानी साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बच्चे का ज्ञान प्राप्त करते समय जितने सेंसेस का प्रयोग करेगा, सपोज हम जब पढ़ाते हैं बच्चे को क्लासरूम में आकर तो हम सिर्फ बोलकर ही चाहे तो समझा सकते हैं उनको, है ना, जिससे उनके ईयर जो सेंस है, सुनने का जो सेंस है उसके थ्रू वो ग्रैस्प कर सकता है। लेकिन कहा यह जाता है कि किसी चीज को समझाते वक्त अगर बच्चा अपने ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन का उपयोग करता है तो उसका ज्ञान जो होता है वो उतना ही स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, निश्चित होता है और फर्म होता है और स्थायी होता है, स्टेबल होता है, यानी जल्दी से उस चीज को भूलता नहीं है। तो टीचर यूजुअली देखना, जब टीचर क्लास में आकर लेसन पढ़ाते समय बोलती है तो साथ साथ में चाहे वो बुलेट पॉइंट्स हो या इंपॉर्टेंट थिंग्स हो, डायग्राम्स हो, इन सब चीज़ों को ब्लैक बोर्ड में बनाती भी है, लिखती भी है। इससे क्या होता है, बच्चा अपनी आंखों के सेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहा है और ईयर का भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इससे बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। इस दृष्टि से यदि शिक्षक वर्बली शिक्षण करते समय बालकों को वहाँ पर लिखाए भी, जैसे सेंस ऑफ साइट का भी इस्तेमाल कराए तो उनके जो सेंसेस हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उनको अच्छे से समझ में आता है। चूंकि ब्लैक बोर्ड पर अंकित किए या लिखे कार्य को बालक नमूना समझकर, नमूना मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, समझकर अनुकरण करते हुए प्रभावित होते हैं। अनुकरण करते हुए यानी उसको देखकर लिखते हैं। बच्चा ब्लैक बोर्ड से देख देख कर कॉपी में उतार रहा है, इसलिए टीचर और विशेषतः छात्रों में शिक्षण के समय श्याम पट्ट का प्रयोग करना यानी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट नोट है आपका भारतीय स्कूल और प्रोजेक्ट पद्धति, इंडियन स्कूल एंड प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड भी हमारा पढ़ा हुआ है। भारत में प्रयोग की जाने वाली जो टीचिंग मेथड है वो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल है, बहुत पुरानी है और दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण यानी थोड़ी सी डिफेक्टिव है, थोड़ा दोष है उसमें।
यहाँ पर करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग और मैनुअल वर्क को घृणित दृष्टि से, घृणित दृष्टि मीन्स मतलब सबको लगता है कि नहीं ये लर्निंग बाय डूइंग और ये मैनुअल वर्क जो हाथ से किया हुआ काम है ये बेकार है, इसमें सब कुछ हम नहीं पढ़ा सकते। आप अगर किसी स्कूल में, जैसे आपको ही अगर बाहर से ये आपके पास आ जाए नोटिस कि अब आपको अपना हर टॉपिक, अपने सब्जेक्ट का हर टॉपिक जो है वो लर्निंग बाय डूइंग या प्रोजेक्ट वर्क या मैनुअल वर्क से कराना है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, मतलब इसको सबको लगता है कि ये बेकार है, इससे ये वर्क नहीं करेगा, इससे हमारे बालकों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, ये सबके दिमाग में आता है। स्मरण रहे कि यदि हमें शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना है, यानी हमारा जो गोल है शिक्षा देने का, अगर वो प्राप्त करना है तो हमें भी अन्य देशों की भांति ऐसे ही टीचिंग प्रोसीजर्स को, जिसमें कि लर्निंग बाय डूइंग और मैनुअल वर्क से किया जाता है, ये प्रयोग करना होगा। क्योंकि आप यूजुअली देखे और सुने होंगे कि इंडिया के बच्चों में, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बच्चों में बच्चे सर्टिफिकेट्स तो गेन कर लेते हैं, लेकिन उनमें प्रैक्टिकली अगर देखें या स्किल देखें तो वो बहुत कम होता है। ऐसा लोग कहते हैं, देखने सुनने में आता है। अगर आप टीचर है और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ एग्जाम देकर पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं करते। मतलब आप 100 में से सिर्फ 1-2 बच्चे ही पाओगे जिनमें बहुत एंथुजियाज्म होता है किसी चीज को सीखने के लिए। तो ये हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति का दोष है, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही रट्टा मारने को कहा जाता है और यही उनके सामने ये रखा जाता है कि आपको पास होना है बस। ठीक है, अन्य देशों की भांति तो हमारे देशों में भी इस तरह की शिक्षण पद्धतियां जो है वो यूज करनी चाहिए, ताकि बच्चों में अपने चीज़ों को करके सीखना और बच्चे प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करें। जैसे अगर बच्चा किसी चीज़ से कोई सीख रहा है, किसी सामान से कुछ सीख रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चा उस सामान को अच्छे से होल्ड करके रखना, उस सामान का आदर करना, उसको सही जगह पर रखना, उसको संभाल कर रखना, ये सारी चीज़ें उससे सीख जाएगा। ना सिर्फ उसका रंग, शेप और ये सब चीज़ें सीखेगा, बल्कि उस चीज़ को संभाल के कैसे रखते हैं, किस तरह, तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ें भी जो हैं वो इन सब चीज़ों से वो सीख सकता है। इन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें संदेह नहीं है कि प्रोजेक्ट प्रोसीजर जो होता है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, उसमें कुछ दोष भी हैं, मानते हैं। हमने पढ़ा था कि सारे सब्जेक्ट का सारा टॉपिक उससे नहीं पढ़ा सकते, परंतु इसमें दोषों की अपेक्षा गुण अधिक हैं। यानी प्रोजेक्ट वर्क जो होता है इसमें दोष तो है, हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को रियल नॉलेज देना है, ज्ञान वाकई में देना है बच्चों को, तो हमको इन्हीं प्रोजेक्ट मेथड और लर्निंग बाय डूइंग पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है, हमारे देश में बेसिक एजुकेशन भी बड़े पैमाने पर एक प्रकार के प्रोजेक्ट पद्धति से ही हो रहा है। बेसिक एजुकेशन यानी कि जो हम नर्सरी से लेकर अगर हम देखेंगे तो छोटे क्लासेस के बच्चों में एटलीस्ट कम से कम ये प्रोजेक्ट वर्क और लर्निंग बाय डूइंग से यहाँ पर एजुकेशन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हो रहा है। इनके अंदर क्रिएटिव और प्रोजेक्ट मेथड के सभी गुणों का समावेश है। डाल्टन मेथड का निर्माण भी बड़े बालकों के लिए प्रोजेक्ट पद्धति के आधार पर ही किया गया था। डाल्टन पद्धति उन्होंने जो बनाया था उसमें कहा था कि बड़े बच्चों को भी ये पढ़ाइए, इसी प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाइए। तो अतः हमें अपने प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग अपने स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है 7th शॉर्ट नोट जो है वो है बेसिक शिक्षा का आरंभ, या इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, ब्रिटिश काल शिक्षा उपर्युक्त दोषों, ब्रिटिश काल के यानी ब्रिटिश काल में तो हमारे इंडिया में किसी भी तरह का एजुकेशन में किसी तरह का कोई रिवॉल्यूशन या कुछ भी कह सकते करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उनकी कोशिश यही होती थी कि इंडियंस को कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन लेने से रोका जाए, ताकि क्योंकि अगर कोई पढ़ लिख लेता है तो वो समझदार हो जाता है ना, अपना स्टैंड लेने लगता है। तो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा हथियार यही था कि इंडियंस को पढ़ने से रोका जाए। तो वो जो 200 साल इंडियंस ने हमारे इंडिया में जो राज किया था ना, उस समय जो
हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल गिरा था। देखिए हमारा वैदिक जो एरा होता था, जो हम अगर आप रामायण महाभारत और ये सब का काल जो बोल लें, वैदिक एज जो गुरुओं का गुरुकुल का टाइम होता था, उस समय पर शिक्षा बहुत आप कह सकते हैं बहुत उन्नत उसमें थी। सभी शिक्षा ग्रहण करते थे और वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण किया करते थे अपने गुरुओं से। लेकिन जैसे-जैसे इंडिया पर बाहर मतलब बाहर से इन्वेजन होता गया, पहले मुगल कह लें, मुगल्स के टाइम पे भी यहाँ के लोग जो भी जो इस्लाम के धर्म से रिलेटेड जो भी वहाँ सीखते थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मना किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश का काल आया हमारे यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई, वो जो 200 सालों का जो यहाँ पे जो राज किया उन्होंने, उनका पूरा-पूरा यही, एक तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली उनकी जो संस्कृति थी, उनको अपनाया था, क्योंकि वो जब अगर कोई सामने वाले को हम जब कमज़ोर कर देंगे, तो कभी वो आपके खिलाफ मुँह नहीं उठा पाएगा, है ना? आवाज़ नहीं उठा पाएगा, ये उनकी वो सोच थी। तो यही सोचकर ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की कि इंडियंस को एजुकेशन लेने से रोका जाए, और वो जो 200 सालों का गैप आया, उससे जो हमारा एजुकेशन लेवल जो डाउनफॉल हुआ उसका, तो आज भी हम उससे उबर नहीं पाए हैं, है ना? हमारा लिटरेसी रेट दूसरे विकसित देशों की तुलना में अभी भी कम है। हालाँकि बहुत कुछ काम हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों का जो गैप था, उससे उबरने में बहुत टाइम लगेगा। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा के दोषों की वजह से भारतीय जनता में चारों ओर अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार करने वाली, यानी जो उस समय, क्योंकि उस समय अगर स्कूल्स थे भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा यानी इंग्लिश तो उसी इंग्लिश एजुकेशन को ही वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो ये यहाँ के लोगों को अव्यावहारिक रहे, क्योंकि भई यहाँ के लोगों में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ये एकदम से इंग्लिश में कैसे एजुकेशन लेंगे? क्योंकि हम तो सदियों से हमारा जो मदर टंग रहा है वो हिंदी रहा है। तो यहाँ के लोगों को वो अनुपयोगी भी लगा। अनुपयोगी मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, हम इंग्लिश सीख के करेंगे भी क्या? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं उस समय यहाँ पे, उनके ज़माने में, ठीक है? और व्यर्थ अंग्रेजी शिक्षा के प्रति असंतोष जो है वो लोगों के बीच में बढ़ने लगा। भाग्यवश 1937 में कांग्रेस के साथ प्रांतों में शासन की बागडोर संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस मतलब आज की जो कांग्रेस है, उस समय 1937 में किसी की कुछ एरिया में शासन संभालने का थोड़ा-सा उनको वो मिला। हो सकता है ब्रिटिशर्स के साथ किसी तरह का उनके बीच में ट्रीटी हुआ हो, कुछ एरियाज़ में उनको पार्टनरशिप मिली हो। ऐसे समय में गांधी ने भारत की निर्धनता और बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा, जो गुजरात का जो वर्धा है, वहां पे एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 7 प्रांत यानी 7 एरियाज आप कह सकते हैं, वहां पर उन्होंने ये वहां के लोगों के लिए ये एक एजुकेशन एक सम्मेलन आयोजित किया उन्होंने। तो 7 प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों यानी एजुकेशनिस्ट और दार्शनिक जो होते थे, फिलोसोफर्स, उनके परामर्श से ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली का श्रीगणेश किया। यानी वहां पे एक सम्मेलन हुआ, वहां पे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो इनका जो इम्पोज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर, इस शिक्षा प्रणाली को हटाना होगा। उस समय तो किसी ने सोचा नहीं था ना 1937 में कि ब्रिटिशर्स छोड़कर कभी जाएंगे इसको। तो क्या हुआ, लोग समझ चुके थे कि अब हमको रहना ही, हालांकि इनका जो फ्रीडम का स्ट्रगल चल ही रहा था, लेकिन कोई ठीक थोड़ी था कि कब जाकर ये स्वतंत्र होने वाला है या होगा भी कि नहीं। तो यही था कि ब्रिटिशर्स के अंडर में ही हमको अब हमेशा रहना है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को ये सजेशन दिया कि क्योंकि हम इतने सदियों से हिंदी भाषी हैं, और आपके जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में ये गलत जो है प्रोसीजर कह सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन है, तो एक नया बेसिक शिक्षा प्रणाली लाइए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को एजुकेट कर सके। इस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए। क्या-क्या प्रस्ताव लाए गए थे और स्वीकार किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, देखिएगा।
पहला था राष्ट्र के प्रत्येक बालक के लिए 7 इयर्स तक, 7 वर्ष तक, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इनकी मांग थी, महात्मा गांधी के लीडरशिप में सभी ने मांग की कि इंडिया में 7 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी इसको उनका बेसिक राइट बनाया जाए और अनिवार्य किया जाए। दूसरा, शिक्षा का माध्यम हिंदी हो या मातृभाषा हो, चाहे वो हिंदी में बात करे या तमिल, तेलुगु या कुछ भी हो, उसकी मातृभाषा में वो शिक्षा मिलनी चाहिए। थर्ड, बालकों के सर्वगुण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा किसी हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से दी जाए, यानी हस्तकला या हाथ से बनी हुई कोई चीज या किसी चीज के माध्यम से दी जाए, और सिलेबस के सभी विषयों को उसी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स से पढ़ाया जाए, सभी विषयों को, यानी बिल्कुल बुकिश जो इंग्लिश इनका प्रोसीजर था पढ़ाने का, उसकी जगह पर हैंडमेड टीचिंग एड से चीजों को पढ़ाया जाए। फोर्थ, शिक्षा स्वावलंबी हो, ऐसी शिक्षा मिले ताकि बच्चा आगे चलकर अपना कैरियर बना सके और कुछ ना कुछ काम उसको मिल सके। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का खर्च बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री से पूरा किया जाए। स्वावलंबी यानी सेल्फ डिपेंडेंट, यानी बच्चे जब कुछ ना कुछ बनाए, स्कूल में आकर कुछ बना रहे हो, जो हस्तकला, जो हैंडीक्राफ्ट जो आपने ऊपर देखा, इसका मतलब ये है कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बच्चों से बनवाई जाए, बच्चों को बोला जाए कि आप इसको मार्केट में बेचो, या नॉट बच्चे बेचेंगे बल्कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को, सॉरी नॉट बच्चों को नहीं बल्कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को बिक्री किया जाए मार्केट में, और जो पैसा आएगा उसी पैसे से बच्चों को वो शिक्षा दी जाए। बेसिक एजुकेशन इसी रिपोर्ट का परिष्कृत रूप है, यानी कि जो भी चीजें हस्तकला से बनी है बच्चों को अनिवार्य उस पैसे से शिक्षा दी जाए। चूंकि इस समिति के सम्मेलन का आयोजन वर्धा में हुआ था, इसलिए बेसिक शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना के यानी वर्धा एजुकेशन सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।